हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये है माय डेंजरस विलन का एपिसोड 52। तो चलो शुरू करते हैं। कृति, व्यांश, रुद्र और सैली चारों विक्रांत के सामने खड़े थे और विक्रांत सर्द नज़रों से तारों को देख रहा था। ईशानी तो बिल्कुल शॉक में थी कि अचानक से चारों उसके कमरे में क्यों आ गए, जबकि वो लोग कभी उसके कमरे में कदम भी नहीं रखते थे। रुद्र और व्यांश दोनों सैली और कृति को अपने कमरे में चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन दोनों हिल तक नहीं रही थी। चारों को अपने सामने खड़ा देख विक्रांत कोल्ड आवाज में बोला, यहाँ कोई मेला लगा है क्या? तुम चारों बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में घुस आए। विक्रांत की बात सुनकर कृति झट से बोली, सॉरी जीजू, मुझे केसेस के बारे में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए आपको डिस्टर्ब करने चली आई। अगर इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती तो मैं सुबह तक वेट कर लेती। कृति के इतना कहते ही व्यांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वाइफी कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। मैं, विक्रांत और रुद्र तीनों इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। तुम पहले कमरे में चलो। व्यांश की बात सुनकर कृति उसका हाथ झटकते हुए चिढ़कर बोली, व्यांश तुम अफीम वफीम चाट कर आए हो क्या? सुबह से देख रही हूँ कमरे में चलो रटे जा रहे हो। गांव की तरह यहाँ भी अकेले ये सब सॉल्व करके हीरो बनना चाहते हो तुम? कैसे सिर्फ तुम्हारी बहन है क्या? मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती हूँ। कृति के इतना कहते ही सैली बिना एक्सप्रेशन से बोली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वही तो, मैं हमेशा सही ही कहती हूँ। इस पर व्यांश बोला, ओ रियली? तुम कशिश का मैटर सॉल्व करके हीरोइन बनना चाहती हो? व्यांश की बात सुनकर कृति छल्लाते हुए बोली, व्यांश तुम बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो मुझसे? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ यहाँ। इस पर व्यांश कुछ कहता उससे पहले ही सैली रुद्र को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए बोली, वही तो, सारी पतियों की एक ही प्रॉब्लम होती है, बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट करता हूँ सुनैना? रुद्र ने घूरते हुए सैली से कहा तो सैली ने उसे देखते हुए कहा, नहीं करते हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले मुझसे झगड़ा कौन कर रहा था? इस पर रुद्र सर्द आवाज में बोला, मैं तुमसे झगड़ा कर रहा था? बीवी को प्रॉब्लम से दूर रखना झगड़ा करना होता। इनफ! ये मेरा रूम है, कोई मछली मंडी नहीं है यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो। विक्रांत की बात सुनकर चारों के चारों शांत हो गए। इससे पहले कि विक्रांत गुस्से में कुछ बोलता, ईशानी उन चारों के पास आते हुए बोली, आप चारों एक साथ हमारे कमरे में आए हो तो कोई काम था क्या आप सबको? इस पर कृति व्यांश को एक बार टेढ़ी नज़रों से देखते हुए बोली, इन्हें काम नहीं था, हमें काम था। विक्रांत सर्द आवाज़ में बोला, जो भी कहना है बोलो। इस पर कृति बोली, हाँ, मैं कहने आई थी कि हमें कशिश की शादी रोकनी पड़ेगी। हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमें कोई सॉलिड सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कशिश की ज़िंदगी ट्रैक पर लाने के लिए, और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो जीजू। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ वाइफी। इस पर कृति व्यांश से छल्लाकर बोली, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। कृति की बात सुनकर व्यांश उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगा। तभी ईशानी बोली, कृति की बात बिल्कुल सही है। मैं भी हबी को कह कहकर थक गई कि कशिश की प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन ढूंढिए, लेकिन हबी को तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब तो सारे लोग आपके पास यही बात लेकर आ गए, अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। हम कशिश की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए थोड़ी देख सकते हैं। इस पर कृति बोली, एग्जैक्टली। कृति और ईशानी की बातें सुनने के बाद विक्रांत ने शैली की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी मुझसे कुछ कहना है? अगर कहना है तो बोलो। सैली विक्रांत को देखते हुए बिना एक्सप्रेशन से बोली, मैं कहने आई थी कि जिसने कशिश के साथ ये सब किया है उसके बारे में पता चल जाता तो थोड़ा बहुत हाथ पैर काट देते उसके। सैली की बात सुनकर कृति उससे बोली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम उसका हाथ पैर काट देंगे तो कशिश का क्या होगा? इस पर सैली बिना एक्सप्रेशन से बोली, मैंने कशिश का हाथ पैर काटने के लिए थोड़ी कहा है। एक्सक्यूज मी, मैं भी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकता हूँ क्या? सैली और कृति के बातों के बीच अचानक से हर्ष की आवाज़ आई थी, जिसे सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। हर्ष ने ईशानी को देखते हुए पूछा, भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? इस पर ईशानी ने आंखें टिप टिप करते हुए उसे देखा। हर्ष पहले से ही कमरे में खड़ा था और कमरे में घुसने के बाद पूछ रहा था कि वो अंदर आ जाए या नहीं। ईशानी हल्का सा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आओ ना हर्ष, पूछने की ज़रूरत नहीं है। ईशानी की बात सुनकर हर्ष बोला, थैंक यू भाभी।
इतना कहकर वो कमरे के अंदर आ गया। सब के सब उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। हर्ष ने सबको देखते हुए कहा, वो मुझे भी आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। इस पर ईशानी बोली, हाँ बोलो ना, हम सब कशिश के बारे में ही बात कर रहे थे। हर्ष खुद को नॉर्मल दिखाते हुए विक्रांत से बोला, भाई मुझसे कशिश की ये हालत देखी नहीं जा रही है, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। मम्मी पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और शादी की डेट भी फाइनल कर दी है, बिना कशिश से पूछे। हर्ष की बात सुनकर रुद्र और व्यांश एक साथ बोले, व्हाट? इस पर हर्ष बोला, मम्मी पापा कशिश की शादी करवा कर ही मानेंगे, वो नहीं रुकने वाले। हर्ष की बात सुनकर सब के सब सीरियस हो गए थे। ये कन्वर्सेशन काफ़ी देर तक चली थी। एक हफ्ते ऐसे ही बीत गए। कशिश के बिना मर्जी से उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी और आज उसकी शादी भी थी। लड़के वालों ने सब कुछ जानते हुए भी शादी करने के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि सिखावत फैमिली से जुड़ना उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। सिखावत खानदान का दामाद बनकर जो नाम, जो शोहरत लड़के को मिलने वाली थी, उसी के लिए वो लड़का किसी से शादी करने के लिए मान गया था। घर में सुनिधि जी और विक्रम जी के अलावा कोई खुश नहीं था। तैयारियां हो चुकी थी और न चाहते हुए भी सबको इस जबरदस्ती की शादी में शामिल होना पड़ रहा था। सबने सुनिधि जी और विक्रम जी को बहुत समझाया, लेकिन दोनों किसी की बातें सुनने को तैयार ही नहीं थे। शादी काफ़ी हड़बड़ी में होने की वजह से कुछ खास तैयारियां नहीं की गई थी। उन्हें बस जल्द से जल्द कशिश की शादी करनी थी, इसलिए बहुत धूमधाम से शादी नहीं हो रही थी, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। गिने चुने मेहमान आए थे और तैयारियां भी काफ़ी डिसेंट थी, लेकिन जो भी हुआ था वो सब खूबसूरत था, भले ही सिंपल था। इस वक्त कशिश को कमरे में बंद करके रखा गया था ताकि ईशानी, सैली और कृति उससे ना मिल सके। कशिश से किसी को भी मिलने से मना कर दिया गया था। ईशानी ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन सुनिधि जी तो सांप की तरह उसके कमरे के पास ही खड़ी थी। ईशानी गुस्से में अपने कमरे में आते हुए बोली, इस चुड़ैल को क्या लगता है कशिश को ज़बरदस्ती कमरे में बंद करके उसकी शादी करवा देगी? हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी तो होने नहीं दूंगी। देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। बोलते हुए वो बाथरूम के दरवाजे के पास आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए बोली, अभी आप पूरी ज़िंदगी बाथरूम में ही रहोगे क्या? यहाँ इतना बड़ा कांड होने जा रहा है और आप नहा नहा कर पानी वेस्ट कर रहे हैं। अब तो कुछ कीजिए, कशिश की शादी हो जाएगी तब कुछ करेंगे क्या? ईशानी के इतना कहते ही विक्रांत बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से खोलते हुए बोला, चैन से नहाने भी नहीं दोगी क्या लिटिल बेबी? परेशान कर रखा है सुबह से। विक्रांत की बात सुनकर ईशानी बोली, यहाँ आपको नहाने की पड़ी है, वहाँ कशिश की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इस पर विक्रांत सर्द आवाज़ में बोला, आई नो यहाँ क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है ये भी पता है मुझे। तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है क्या लिटिल बेबी? तुम थोड़ी देर रिलैक्स नहीं रह सकती? नहीं रह सकती रिलैक्स, मैं कशिश के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ और आप हैं कि मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। कुछ तो बताइए तभी ना चैन मिलेगा मुझे, बोलकर परेशान नज़रों से विक्रांत को देखने लगी। इस पर विक्रांत बोला, कशिश की शादी नहीं होगी, इतना कंफर्म है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चिल करो। बोलकर विक्रांत अपने कपड़े पहनने के लिए वॉर्डरोब में चला गया। कपड़े पहनते वक्त उसे कृति की बातें याद आ रही थी। जीजू आप चाहे जो भी कीजिएगा, बस मेरी एक बात याद रखिएगा, कशिश कभी भी किसी और आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती। उसका बेबी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह की प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो कशिश को फेस ना करना पड़े, उसे वो सब ना सहना पड़े जो मैंने सहा। कशिश वो सब डिज़र्व नहीं करती जो मेरे साथ हुआ था। कशिश को और उसके बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। मेरे और व्यांश के केस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कशिश के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहें तो कशिश फिर से नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकती है। प्रीति की यह बातें सोचकर विक्रांत के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो कपड़े पहनकर अपने कमरे में आया और अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल लगा दिया। कॉल रिसीव होते ही विक्रांत ने कहा, काम हुआ? इस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हो गया, ओके। बोलकर विक्रांत ने फ़ोन रख दिया। ईशानी विक्रांत के पास आकर बोली, आप क्या करने वाले हैं अभी? इस पर विक्रांत ईशानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, कुछ नहीं, शादी एंजॉय करूँगा। विक्रांत की बात सुनकर ईशानी उसे अजीब तरह से देखने लगी। कुछ ही देर में ढोल नगाड़ों के साथ बारात भी आ गई।
लड़के वाले नाचते झूमते सिखावत पैलेस पहुंच गए थे। पटाखों की आवाज़ सुनकर अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी कशिश रोने लगी। उसे विक्रांत पर भरोसा था। विक्रांत ने उसे कहा था कि वो टेंशन ना ले, उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कशिश को बहुत डर लग रहा था। वो रोते हुए अपने आंसू साफ करने लगी, तभी उसके बगल में खड़ी फीमेल गार्ड उससे बोली, मैडम आप रोइए मत वरना आपका मेकअप खराब हो जाएगा। गार्ड की बात सुनकर कशिश गुस्से में बोली, यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो रही है और तुम्हें मेरी मेकअप की पड़ी है। अगर तुम मेरी जगह होती तब तुम्हें पता चलता कि ज़िंदगी और मेकअप में क्या इंपॉर्टेंट है। कशिश की बात सुनकर गार्ड चुप हो गई। तभी सुनिधि जी कमरे में आई और कशिश को रोता देखकर उसके पास जाते हुए सख्ती से बोली, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि आज के दिन रोना धोना नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। रो रो कर पूरा काजल अपने मुंह पर फैला लिया है। गार्ड इसका मेकअप सही करो और इसे लेकर नीचे आओ, बारात आ गई है। बोलकर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी कशिश उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी प्लीज़ ये शादी रुकवा दो ना, मुझे शादी नहीं करना। सुनिधि जी उसका हाथ झटकते हुए बोली, मेरे सामने ये रोनी धोने का नाटक मत करो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। चुपचाप मेकअप सही करवाओ और नीचे आओ। माया इसका चेहरा घूंघट से ढक देना ताकि इसका रोना धोना देखकर चार लोग बातें ना बनाए। बोलकर चली गई। कशिश का दिल ही टूट गया था। उसकी खुद की माँ उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जो कि कशिश के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो अंदर से टूट चुकी थी। नीचे दूल्हा ऑलरेडी मंडप में बैठ गया था। शादी की विधियां भी स्टार्ट हो गई थी। कृति, ईशानी और सैली तीनों वहीं खड़े होकर ये सारा नज़ारा देख रही थी। कृति को विक्रांत पर भरोसा तो था, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। पंडित जी के कहने पर सुनिधि जी कशिश को लेने के लिए चली गई। वो कशिश को लेकर नीचे आई और उसे मंडप पर बैठा दिया। कशिश का चेहरा घूंघट से ढका ढका हुआ था। कशिश को देखकर सैली अपने पास में खड़े रुद्र से बोली, पतिदेव तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा था तो मुझे कह दिया होता, मैं शादी को रुकवा देती। तुम ना नॉर्मल गुंडे से भी गैर गुजरे हो। खुद को डेंजरस दिखाते हो लेकिन हो एक नंबर के चूहे। एक काम मिला था वो भी नहीं कर पाए। सैली की बात सुनकर रुद्र उसे डार्क नजरों से घूरते हुए बोला, ट्रस्ट द प्रोसेस सुनैना, ऐसे बिना कुछ जाने कंक्लूजन पर नहीं आते हैं। कब क्या हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं होता। अपने पति देव पर थोड़ा तो भरोसा करो सुनैना डार्लिंग। रुद्र की बात सुनकर सैली आंखें घुमाते हुए बोली, भरोसा माय फुट, देख रही हूँ तुम्हारा प्रोसेस कितना अच्छा चल रहा है। दुल्हन मंडप पर बैठ गई, अब क्या उखाड़ लोगे। सैली की बातें सुनकर रुद्र ने बस टेबल स्माइल कर दिया। वहीं ईशानी को तो विक्रांत के प्लान के बारे में आइडिया हो गया था, इसलिए वो काफ़ी चिल होकर खड़ी थी। विक्रांत ने किसी को अपने प्लान के बारे में बताया तो नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं कैसे अंदाज़ा हो गया था। कृति परेशान होकर कभी व्यांश को देख रही थी तो कभी ईशानी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों खड़े हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। कृति व्यांश से बोली, व्यांश तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ करो ना, कशिश की शादी हो रही है। कृति की बात सुनकर व्यांश ने बिना एक्सप्रेशन से कहा, कशिश की शादी हो रही है तो डांस थोड़ी करूँगा, चुपचाप देखूंगा ही ना। व्यांश की बात सुनकर कृति चिढ़ गई। उसने व्यांश को देखते हुए कहा, तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं। इतना कहकर उसने अपने बगल में खड़ी ईशानी से कहा, ईशानी जीजू इतने शांत क्यों बैठे हैं, जाओ उनसे कहो ना कि कुछ करे, ऐसे तो कशिश की शादी हो जाएगी। कृति कृति की बात सुनकर ईशानी उसके कंधे पर हाथ रखकर बेफिक्र होकर बोली, तुम इतना परेशान मत हो कृति, सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, तुम बस चुपचाप शादी देखो। ईशानी की बात सुनकर कृति तो कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि यहाँ सही क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ईशानी विक्रांत के पास जाकर बोली, अभी आप श्योर है ना कि आप सही कर रहे हैं। इस पर विक्रांत जो सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर टिकाए आराम से बैठा था और वाइन पी रहा था, वो ईशानी को देखते हुए बोला, तुम्हें कोई डाउट है क्या लिटिल बेबी। ईशानी झट से उसके बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है, अभी आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही होगा। इस पर विक्रांत ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे शादी फेरों तक पहुँच गई। फेरे भी स्टार्ट हो गए और देखते ही देखते फेरे पूरे भी हो गए। मंगलसूत्र भी पड़ चुका था और अब सिंदूर दान की बारी थी। पंडित जी ने कशिश का घूंघट उठाने के लिए कहा तो सुनिधि जी थोड़ा हिचकिचाते हुए मना करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कशिश रो रही है और घूंघट उठ जाएगा तो कशिश को रोते हुए सब देख लेंगे और न जाने क्या क्या बातें बनाने लगेंगे।
इसलिए वो घूंघट में ही सिंदूरदान करने का बोलने लगी। लड़के वाले तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि क्योंकि उन्हें बस शादी से मतलब था। अब घूंघट में शादी हो या बिना घूंघट में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूल्हा घूंघट के अंदर अपना हाथ ले जाकर कशिश का मांग भरने को हुआ तो कशिश ने अचानक से अपना घूंघट उठा दिया। जैसे ही कशिश ने अपना घूंघट उठाया, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सब शॉक्ड होकर कशिश को देखने लगे। वहीं विक्रांत, रुद्र और व्यांश तीनों के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई थी। कृति के तो होश उड़ गए थे कशिश को देखकर। सुनिधि जी अचानक से चिल्लाई, माया तुम कशिश की जगह पर क्या कर रही हो? कशिश कहाँ है? सुनिधि जी की बात सुनकर माया खड़ी हो गई। जी हाँ, कशिश की जगह माया बैठी थी और शादी की सारी रस्में माया के साथ हुई थी। दूल्हा भी शॉक्ड होकर खड़ा हो गया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके माया को देखने लगा। दूल्हा शॉक्ड होकर बोला, ये लड़की कौन है? माया अपना दुपट्टा सिर से उतारकर नीचे फेंकते हुए बोली, मैं कशिश मैडम की गार्ड हूँ। माया के इतना कहते ही सुनिधि जी माया के पास आई और गुस्से में बोली, मेरी कशिश कहाँ है? तुम उसकी जगह पर क्या कर रही हो माया? माया चुपचाप सुनिधि जी के सामने खड़ी थी। अब सिखावत पैलेस में तमाशा शुरू हो गया था। सारे लोग माया से कशिश के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बता रही थी। विक्रम जी ने गुस्से में माया को कमरे में बंद करवा दिया था। उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि ये सब विक्रांत ने किया है, जिस वजह से गुस्से में वो विक्रांत के पास आई और बोली, ये सब तुमने किया है ना विक्रांत? तुमने कशिश को गायब करवाया है ना? इस पर विक्रांत अनजान बनते हुए बोला, मैं ये सब क्यों करूँगा? आपने मुझे कुछ करते हुए देखा है क्या अंकल? इस पर विक्रम जी चुप रह गए क्योंकि उन्होंने विक्रांत, रुद्र और व्यांश तीनों को कुछ भी करते हुए नहीं देखा था। इन एक हफ्तों में तीनों काफ़ी शांत थे। विक्रम जी ने उन पर नज़र भी रखवाया था और अब तक तो सब कुछ ठीक ही था। विक्रांत विक्रांत की तरह से उन्हें विक्रांत की तरफ से उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा था। वो परेशान होकर सोचने लगे, तभी श्रीकांत जी आकर बोले, तुम टेंशन मत लो विक्रम, हम कशिश को ढूंढ लेंगे। कशिश को ढूंढने के लिए गार्ड्स की पूरी फौज भेज दी गई थी। विक्रांत, रुद्र और व्यांश से सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों खड़े क्यों हो? जाओ कशिश को ढूंढो। विक्रांत की बात सुनकर रुद्र और व्यांश उसे घूरने लगे। विक्रांत ने सख्ती से कहा, देख क्या रहे हो? जाओ ढूंढो कशिश को। रुद्र और व्यांश ने एक दूसरे को देखा, फिर विक्रांत को घूरकर चले गए। यहाँ कशिश को ढूंढा जा रहा था। वहीं कशिश इस वक्त एक घने जंगल के बीच चेयर पर बैठी थी। उसका दोनों हाथ और पैर बंधा हुआ था और वो गुस्से में अपने सामने खड़े राज को देख रही थी। वो छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मगर मुंह भी बंधा होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। राज साइको की तरह कशिश को देखते हुए बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो कशिश बेबी? तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा सिवाय मेरे। बोलकर किसी साइको की तरह मुस्कुराने लगा। कशिश गुस्से में उसे देख रही थी। राज ने कशिश के चेहरे पर झुकते हुए उसका चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और डेंजरस आवाज़ में बोला, मानना पड़ेगा, तुम शादी के जोड़े में बवाल लग रही हो कशिश बेबी। तुम्हें इस तरह से देखकर मेरे इरादे डगमगा रहे हैं। कहीं जंगल में मंगल ना कर दूं मैं। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हें कितना मिस किया मैंने इन दिनों। तुम मुझे एक बार भी मिलने तक नहीं आए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा साइको वासिक जिंदा भी है या मर गया। तुम्हारी जैसी सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लोग अपने दुश्मनों की भी खबर रखते हैं, लेकिन तुमने तो मुझे दुश्मन की कैटेगरी से भी बाहर निकाल दिया। हाउ कुड यू डू दिस कशिश बेबी? हाउ कुड यू डू दिस? मैं तुम्हारे लिए इतना भी मायने नहीं रखता कि तुम मुझे मरते वक्त देखने आओ। बोलकर कशिश को किसी सनकी की तरह देखने लगा। कशिश का मुंह बंधा नहीं होता तो वो अब तक कितना कुछ राज को सुना देती, लेकिन मुंह बंधे होने की वजह से वो गुस्से में राज को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। राज अपना हाथ कशिश के चेहरे से होते हुए उसके बाल तक लेकर गया और उसका बाल पीछे से मुट्ठी में पकड़ते हुए हल्का सा पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई मुझे हर रोज़ कितना टॉर्चर करता था, कितनी बुरी तरह मारता था? तुम्हें अंदाज़ा भी है कशिश बेबी? ये चोट देख रही हो मेरे पूरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर देख रही हो ये चोट? तुम इस चेहरे को देखकर पहचान पा रही हो कि मैं कौन हूँ? पहचान पा रही हो कशिश तुम मुझे?
बोलकर थोड़े गुस्से में कशिश को देखने लगा। कशिश भी उसी गुस्से के साथ राज को देख रही थी। राज ने तेज आवाज में कहा, बोलो, पहचान पा रही हो या नहीं? कहते हुए बहुत जोर से कशिश पर चिल्लाया। कशिश अभी भी उसी गुस्से के साथ राज को देख रही थी। राज का चेहरा सच में पहचान में नहीं आ रहा था। उसका पूरा चेहरा जख्मों और खून से भरा हुआ था। राज ने कशिश के चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा ले जाकर शाइको की तरह कहा, कशिश बेबी, मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ और तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। क्यों कशिश बेबी, मैं इतना बुरा हूँ क्या? तुम मुझे एक बार भी देखने तक नहीं आई। वाई कशिश बेबी, वाई? अगर तुम्हारा भाई मुझे मार देता तो तुम क्या करती? बोलो कशिश बेबी। बोलकर कशिश को देखने लगा। कशिश ने गुस्से में देखते हुए अपना मुंह खोलने का इशारा किया तो राज बोला, ओह, मेरी कशिश बेबी कुछ बोलना चाहती है? रुको, मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ। बोलकर राज ने कशिश का मुंह खोल दिया। मुंह खुलते ही कशिश गुस्से में बोली, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, बिल्कुल उसी के लायक हो तुम। भाई ने फालतू में तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तुम्हें तो मार देना चाहिए था उन्हें। गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। कशिश की बात सुनकर राज सनकी की तरह उसे देखने लगा। कशिश आगे बोली, मेरा रेप करके तुम्हारा पेट नहीं भरा ना? मुझे बर्बाद करके ही मानोगे ना तुम? तुम्हारी वजह से आज मेरी जबरदस्ती शादी हो रही थी। मेरे आंखों के सामने मेरे सपने टूट रहे थे, लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो विलन हो ना। तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। तुम्हें दूसरों का दर्द कहाँ दिखाई देगा? तुम्हें तो सिर्फ अपना दर्द दिखाई देता है। विक्रांत भाई ने तुम्हें टॉर्चर किया, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। और मुझे तुम जो टॉर्चर करते थे वो दिखाई नहीं देता है तुम्हें? हाँ, तुम्हें लगता है मेरी जैसी लड़की अपने ही रेपिस्ट की फिक्र करेगी? सीरियसली, तुम उस लायक हो क्या? बोलकर गुस्से में राज को देखने लगी। कशिश के पास सुनकर पहले तो राज ने उसे डेंजरस नज़रों से देखा, फिर अपने हाथ से कशिश का गाल दबाते हुए कहा, नो कशिश बेबी, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी बातों से कुछ चुभता है मुझे। तो चुभना भी चाहिए तुम्हें। आई विश कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए और तुम मर जाओ और मेरा पीछा छूटे तुमसे। राज कशिश का गाल पकड़े ही सनकी की तरह बोला, इतनी नफरत कशिश बेबी? इतने गुस्से में बद्दुआ दोगी तो लग जाएगी मुझे। लग जाती तो अच्छा होता। तुम उसी के लायक हो। मैं तुमसे जितनी नफरत करूँ ना उतना कम है। राज कशिश का गाल छोड़ते हुए बोला, इतनी नफरत? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे कशिश बेबी? कशिश गुस्से में बोली, बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कशिश की बात सुनकर राज उसे डेंजरस नज़रों से देखने लगा। कशिश ने राज से कहा, मुझे किडनैप करके तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है राज। मेरे विक्रांत भाई ने तुम्हें ढूंढ लिया ना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता उनसे। इस पर राज जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारा भाई कभी ढूंढ नहीं पाएगा मुझे। तुम इस गलत फहमी में मत रहो कशिश बेबी। वो नहीं आने वाला यहाँ। इस पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम हो, और मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई भी कदम नहीं रख सकता। यू नो ना मैं कितना पावरफुल हूँ। राज की बात सुनकर कशिश गुस्से में बोली, मुझे किडनैप क्यों किया है तुमने, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर राज डार्क आवाज़ में बोला, तुम्हें पता है कशिश बेबी कि मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे अलावा कुछ चाहा है क्या मैंने? बोलो। अगर तुम्हें किडनैप नहीं करता तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाती, किसी और के नाम की हो जाती तुम, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो कशिश बेबी। बोलकर डेंजरस नज़रों से कशिश को देखने लगा। राज के पागलपन को देखकर कशिश एक पल के लिए घबरा गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, अगर तुम इतने ही ऑब्सेस्ड हो मेरे लिए तो तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाते हो? अपनी चाहने वालों को कोई चोट पहुंचाता है क्या? कशिश की बात सुनकर राज उसे डार्क नज़रों से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कब चोट पहुंचाया कशिश बेबी? इस पर कशिश बोली, तुमने मेरा हाथ पैर बांध रखा है। इससे चोट पहुंचाना नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं राज? तुम्हें पता भी है मेरे हाथ और पैर में कितना दर्द हो रहा है। निशान पड़ गए हैं मेरे हाथों और पैरों में। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। एक तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ,
ऊपर से तुमने मुझे इस तरह से बांध रखा है। इससे मुझ पर और हमारी बेबी पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है? मेरा बेबी सुबह से भूखा है। मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेबी को कुछ हो गया तो क्या होगा? कहते हुए कशिश इमोशनल हो गई। जैसे ही राज ने कशिश की बात सुनी, वो तुरंत कशिश के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए फिक्र करते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी कशिश बेबी? सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने? इस पर कशिश ने लगभग रोते हुए नहीं में सिर हिला दिया। राज थोड़ा गुस्से में बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें भूख लगी है तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो कशिश बेबी? कहते हुए राज जल्दी जल्दी कशिश का हाथ और पैर खोलने लगा। कशिश रोते हुए बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है राज, ऐसा लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। राज उसका पैर खोलते हुए बोला, कुछ नहीं होगा बेबी, मैं अभी तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ, डॉक्टर भी जल्दी ही आ जाएगा। बोलते हुए उसने जल्दी से कशिश का पैर खोला और कशिश को गोद में उठा लिया। कशिश रोते हुए राज को देख रही थी। राज एक छोटी सी झोपड़ी में आया जिसमें उसकी ज़रूरत के सामान पहले से ही मौजूद थे। पहले से ही यहाँ सब अरेंज कर दिया गया था। झोपड़ी थी तो बहुत छोटी लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। राज ने आराम से कशिश को बेड पर बैठाया और कशिश को खिलाने के लिए कुछ रेडीमेड फूड निकालते हुए कशिश से पूछा, तुम बिरयानी खाती हो बेबी? इस पर कशिश ने पीछे से जवाब दिया, हाँ वेज बिरयानी खाती हूँ मैं। राज रेडीमेड वेज बिरयानी छोटे से सिलेंडर पर गर्म करने लगा क्योंकि इस वक्त वहाँ सिर्फ एक चूल्हे वाला सिलेंडर ही मौजूद था। राज अभी वेज बिरयानी गर्म कर ही रहा था, तभी अचानक से किसी ने राज के सिर पर एक लोहे के फ्लावर बाज से वार कर दिया और कहा, कमीना कहीं का। सिर पर वार होते ही राज ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका सिर चकराने लगा। एक तो पहले से ही उसके सिर में अनगिनत चोटें लगी थी, ऊपर से कशिश ने उसका सिर एक बार फिर से फोड़ दिया था। राज ने अपना सिर पकड़कर पीछे पलटकर देखा तो कशिश अब यहाँ से भाग गई थी। कशिश से मिले धोखे से राज का चेहरा गुस्से में कांपने लगा। वह दांत पीसते हुए बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया कशिश बेबी। बोलकर गुस्से में झोपड़ी से बाहर निकल गया। वहीं कशिश पूरी जान लगाकर जितना तेज हो सके भाग रही थी। भागते हुए उसने पीछे पलटकर देखा। अचानक से उसका पैर एक गड्ढे में फंसा और कशिश चीखते हुए पेट के बल जमीन पर गिरने लगी। अगले ही पल किसी ने आकर कशिश को पीछे से उसके पेट पर हाथ रखते हुए पकड़ा, लेकिन कशिश की गिरने की स्पीड इतनी तेज थी कि कशिश को बचाने के चक्कर में वो अचानक से कशिश के आगे आया और कशिश उसके ऊपर गिर गई। राज कशिश के साथ ही गोल गोल घूमते हुए खाई में गिरने लगा। कशिश ने आगे ध्यान नहीं दिया था कि आगे खाई है। दोनों लुढ़कते हुए एक बड़े से मिट्टी के चट्टान से टकराते हुए रुक गए। ये तो अच्छा था कि राज ने कशिश को बाहों में पकड़ रखा था, नहीं तो कशिश को बहुत चोट लग जाती। लेकिन राज की वजह से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। खाई इतनी भी बड़ी नहीं थी जिस वजह से कुछ खास चोट नहीं आई थी राज को। राज ने तुरंत कशिश का चेहरा उठाते हुए कहा, कशिश बेबी तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? कशिश घबराई नज़रों से राज को देखने लगी। इस फिल्मी सीन के बाद कशिश बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तुरंत उठकर अपने पेट को चेक करने लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी है उसे। लेकिन कोई भी चोट न पाकर कशिश ने चैन की सांस ली। तभी अचानक से राज ने उसका बाल पीछे से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देकर भागने की? मेरी अच्छाई का मजाक बना रही हो तुम? राज के इतने जोर से बाल पकड़ने से कशिश तड़पते हुए बोली, हाँ राज दर्द हो रहा है मुझे। कशिश को दर्द में देखकर राज ने गुस्से में उसका बाल छोड़ दिया क्योंकि कशिश प्रेग्नेंट थी और उसके साथ ऐसा करना उसके लिए ठीक भी नहीं था। राज ने एकदम से कशिश का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। कशिश उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, राज कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। राज इस वक्त इतने गुस्से में था कि कशिश के साथ कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो अपना गुस्सा कशिश पर इस हालत में नहीं उतारना चाहता था। कशिश लगातार राज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राज ने इतना ज़ोर से उसका हाथ पकड़ रखा था कि कशिश के हाथ में रेड रेड निशान बन गए थे। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। राज कशिश को झोपड़ी की तरफ दोबारा लेकर जाने लगा तो कशिश गुस्से में अपना हाथ राज के हाथ से जोर से खींचते हुए चिल्लाई, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ।
कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। राज गुस्से में कशिश को देखने लगा। तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे चैन से जीते हुए नहीं देख सकते हो क्या तुम चाहते क्या हो? मुझे आज बता दो, बोलकर गुस्से में उसे देखने लगी। राज बहुत खतरनाक नजरों से कशिश को देख रहा था। कशिश रोते हुए आगे बोली, पहले मेरा रेप किया, मुझे टॉर्चर किया, सुसाइड करने पर मजबूर किया, मुझे बिना शादी के माँ बना दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आ गए। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? साफ साफ बता दो मुझे पूरी ज़िंदगी तड़पते हुए देखना चाहते हो क्या तुम? अगर मुझे तकलीफ़ देकर तुम्हें इतना ही मज़ा आता है तो एक ही बार में मार दो ना मुझे। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। रोज़ रोज़ के टॉर्चर से मेरा दम घुटता है। तुम्हारा मेरे आसपास होना भी बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। आज या तो तुम मुझे मार दो या हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, बोलकर आंसू भरी आंखों से राज को देखने लगी। राज किसी साइको की तरह कशिश को देखने लगा। वो कशिश के करीब आते हुए बोला, मैं ना ही तुम्हारी ज़िंदगी से जा सकता हूँ और ना ही तुम्हें मार सकता हूँ कशिश बेबी। कहते हुए राज कशिश के करीब आया तो कशिश उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाई, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं खुद को मार लूँगी। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे टॉर्चर से। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कुछ छोड़ा ही कहाँ है तुमने। मेरी इज्जत तो खा ही गए तुम। अब मेरी फैमिली की भी इज्जत मिट्टी में मिला दिया है तुमने। आज के बाद से किस मुंह से मैं और मेरी फैमिली सबके सामने जाएंगे? मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली का नाम खराब हो गया। किस मुंह से मैं सबको फेस करूँगी? मेरे सपने, मेरी इज्जत, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के बाद मुझे जिंदा ही क्यों छोड़ा है तुमने? मुझे भी मार दो ना तुम। सारा किस्सा ही एक बार में ख़त्म कर दो। मुझे मारकर ही तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी। वैसे भी मुझे सुकून से जीने तो नहीं दोगे तुम। मार ही दो, वही अच्छा होगा मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। कम से कम बिना शादी के माँ बनने का ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। मेरी फैमिली को जलील तो नहीं होना पड़ेगा मेरी वजह से, बोलकर रोने लगी। राज टार्क नज़रों से कशिश को देख रहा था। वो कशिश के करीब आते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें इस बात से तकलीफ़ है कि तुम बिना शादी के माँ बनने वाली हो? इस पर कशिश गुस्से में बोली, नहीं, मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि तुम जैसे घटिया इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तुम जैसे घटिया इंसान ने मुझे छुआ, इस बात से तकलीफ़ है मुझे, बोलकर बेहद नफरत से राज को देखने लगी। राज जो कशिश को डार्क नज़रों से देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। कशिश ने राज को नफरत से देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, तुम एक काम करो, मुझे यहाँ लेकर आए हो ना, तो यही मार दो मुझे, क्योंकि अब मैं किसी को फेस नहीं कर पाऊँगी। मेरा मर जाना ही ठीक होगा। तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा और मुझे भी इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। कशिश की बात सुनकर राज ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाते हुए कशिश को देखते हुए सिगरेट पीने लगा। कशिश राज की तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। राज ने कशिश को देखते हुए एक सिगरेट ख़त्म कर दी। वो दूसरा सिगरेट निकालते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया है ना कशिश बेबी, चलो आज तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर कर देता हूँ। इतना कहकर उसने लाइटर से दूसरा सिगरेट जलाया। राज की बात सुनकर कशिश उसकी तरफ देखने लगी थी। तभी अचानक से राज ने सिगरेट जलाकर जलती हुई लाइटर नीचे फेंक दिया। अगले ही पल नीचे गिरे सूखे पत्तों में आग लग गई और तेजी से पत्तों में आग फैलने लगी। ये सब देखते ही कशिश की आंखें बड़ी हो गई। वो घबराते हुए राज से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? राज, जंगल में आग लग जाएगी, हम जिंदा जल जाएंगे। राज कशिश को देखते हुए उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम इसी आग में जलाकर राख कर दूंगा मैं, बोलकर कशिश को अपने साथ आग के करीब ले जाने लगा। कशिश बहुत ज़्यादा डर गई। वो घबराते हुए बोली, मुझे जलकर नहीं मरना, मुझे किसी और चीज़ से मार दो, लेकिन मुझे जलाकर मत मारो, मुझे बहुत दर्द होगा, मैं तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहती। राज कशिश को लेकर आग के पास आया तो कशिश ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राज ने कशिश का हाथ पकड़े ही उसके साथ अग्नि के फेरे लेने लगा, जिसे महसूस कर कशिश ने झट से अपनी आंखें खोली और राज को हैरानी से देखने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, राज, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़ो मेरा हाथ, अभी के अभी छोड़ो। तुम ऐसे बचकानी हरकतें नहीं कर सकते हो मेरे साथ।
कि ये सब नाटक नहीं चलेगा, समझे तुम? कशिश लगातार राज से अपना हाथ छुड़ाए जा रही थी और राज जबरदस्ती उसके साथ फेरे ले रहा था। राज पहला फेरा कंप्लीट करते हुए बोला, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम खुद अपने हाथों से मेरी जान ले सकती हो। राज का वचन सुनकर कशिश शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। राज दूसरा फेरा लेते हुए बोला, मैं ये वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा या तुमसे ऊंची जुबान में बात किया तो मैं उसे इसी आग में जलाकर मार डालूंगा। राज की बात सुनकर कशिश आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, राज तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मेरा हाथ, शादी कोई मजाक नहीं होती है। कशिश रोकती ही रह गई लेकिन राज बिल्कुल नहीं रुका। वो लगातार कशिश के साथ फेरे लेते रहा। आग तेजी से बढ़ती जा रही थी लेकिन राज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जैसे ही सात फेरा खत्म हुआ राज रुक गया। कशिश राज के हाथ से कशिश राज के हाथ पर काटते हुए खुद को छुड़ाने लगी। तभी राज ने अपने सिर के पीछे हाथ रखा। उसके सिर से बहता हुआ खून उसके हाथ में आ गया। राज अपने खून से कशिश की मांग भरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कशिश पीछे की तरफ अपना चेहरा करने लगी। तभी राज ने अचानक से उसे खींचते हुए अपने सीने से सटा लिया और कशिश की मांग में अपना खून भर दिया। कशिश की आंखें फैल गई। वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। जैसे ही राज ने कशिश की मांग भरी थी, पास में खड़े देवदार के पेड़ में अचानक से आग लग गई और बारी बारी से सारे पेड़ों में आग लगने लगी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।